हेलो। मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर फिजिक्स का। उस चैप्टर का नाम होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। चैप्टर का क्या नाम है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसको पढ़ने से पहले हमको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड पढ़ना होगा। उस इम्पॉर्टेंट वर्ड का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। हमसे पूछा जाएगा कि फिजिक्स में हम क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हमारे नेचर में हैं, हमारे अराउंड है, हम देखते हैं कि उनके पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उनमें उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। जैसे कि मान लो कि मेरे पास दो रॉड है, एक ये रॉड और एक ये रॉड। मुझसे पूछा गया कि इस दोनों रॉड में कोई फर्क समझ में आ रहा है, कोई कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस आ रहा है? तो हाँ, उस कैरेक्टरिस्टिक को हमने क्या बोला? लेंथ। मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ चीनी लेकर के आओ। तो हम चीनी लेने जाते हैं और चीनी हमको दो पैकेट में मिलती है। एक पैकेट ऐसा था, एक पैकेट ऐसा था। ये दोनों में क्या एक कैरेक्टरिस्टिक का फर्क आ रहा है? ये जो कैरेक्टरिस्टिक का फर्क है शुगर का, इस दोनों में हमने उठा करके देखा। हमने जब उसको उठाया तो हमने देखा कि दोनों में कैरेक्टरिस्टिक का फर्क आ रहा है। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक का जो दोनों में फर्क आ रहा था, उसको हमने एक नाम दे दिया मास का। मास एक कैरेक्टरिस्टिक बन गई। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं नेचर में अपने अराउंड, इसको हम लोग नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख भी लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी are the characteristics of the body which can be measured। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम लोग नाप सकते हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया। अच्छा, क्या ऐसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको नाप नहीं सकते? जैसे बोला जाएगा कि अ मदर लव्स हर चाइल्ड। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। तो ये हमसे पूछा जाएगा कि ये लव को नापो, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। तो इसका कोई मेजरमेंट होता नहीं है। ठीक है, दो दोस्त है, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी दोस्ती का कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई अच्छी दोस्ती है तो एक मीटर लेकर के आओ जरा दोस्ती नापे। नहीं, मैं तुमसे गुस्सा हूं तो एक मीटर लेकर के आओ जरा नापे दोस्ती अपनी कितनी है। ठीक है, ऐसा कोई मीटर तो कुछ बना नहीं है दोस्ती नापने के लिए, एक मदर का लव नापने के लिए। ठीक है, झगड़ा हो जाए अगर अपना किसी दोस्त के साथ, तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि मेरा दोस्त के साथ झगड़ा 100 हो गया या 200 हो गया। ठीक है, तो वो झगड़े को, वो दोस्ती को, वो प्यार को नहीं नाप सकते। तो जिस चीज को हम नहीं नाप सकते ना, वो हमारे फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती है। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी में वही चीज आती है जिसको हम लोग नाप सकते हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी की एक खास बात और ये भी होती है कि दे ओबे सर्टन लॉज ऑफ फिजिक्स। जैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है मास। तो मास की एक प्रॉपर्टी ओबे करता है कि अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो जिसका मास बड़ा होगा, हमने फोर्स अप्लाई किया, जिसका मास
बड़ा होगा उसकी स्पीड में इंक्रीज कम होगा। इसकी स्पीड पहले 0 थी, हमने हमारे पास छोटा मास है, इसकी भी स्पीड 0 थी, हमने सेम फोर्स दोनों पे अप्लाई किया। लेट्स से हमने यहाँ भी फोर्स F अप्लाई किया, यहाँ भी F अप्लाई किया, इसकी स्पीड हो जाती है 1, ठीक है, या इसकी स्पीड हो जाती है 10 बड़े वाले बॉडी की। इसकी स्पीड, छोटा मास है, इसकी स्पीड और ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 50। तो सेम फोर्स से हम क्या देख रहे हैं कि जिसका मास ज्यादा होता है उसमें स्पीड का इंक्रीमेंट कम होता है। तो ये कुछ लॉस को ओबे करता है, ये फिजिक्स का नियम ही है, न्यूटन का लॉ है ये, कि फोर्स अगर बराबर करेंगे, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें स्पीड का इंक्रीज कम होता है। तो ये एक लॉ हो गया फिजिक्स का, जो कि ये मास ओबे करता है। तो हमने ये बोला कि फिजिकल क्वांटिटी के जो होती है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको हम नाप सकते हैं, और वो फिजिक्स के कुछ नियम को, कुछ रूल्स को ओबे करती है। ओके, अब ये बात हुई कि फिजिकल क्वांटिटी हमने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखो, जब फिजिकल क्वांटिटी बनाना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी साइंटिस्ट लोगों ने बनाई, लेंथ। अब साइंटिस्ट बड़े खुश हो गए कि चलो एक लेंथ बन गई, अब हम एक ही से काम चलाएंगे, अब हम और नहीं यूज करेंगे। तो एक साइंटिस्ट ने सीख लिया, एक लेंथ वर्ड सीख ली। वो जाता है किसी दुकान पे कपड़ा लेने के लिए, तो दुकानदार पूछता है कि कपड़ा चाहिए, तो बोला कि हाँ बताओ कितना लेंथ चाहिए। तो दुकानदार ने बोला कि मुझे इतना लेंथ का कपड़ा चाहिए। लेट से वो 1 मीटर मांगता है या 1.5 मीटर मांगता है, तो उसको दुकानदार कपड़ा दे देता है। उसको खाली लेंथ ही पता है। वो जाता है सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले को बोलता है कि मेरे को आलू चाहिए, 1 मीटर आलू चाहिए। उसको मार के भगा देता है, बोला पागल है क्या, 1 मीटर आलू कहाँ से देंगे। उसके बाद वो जाता है एक मूवी देखने के लिए। मूवी पूछता है कि मूवी कितनी, ये मूवी जो है कितने मीटर लंबी मूवी है, उसको वहां भी मार के भगा देता है। तो उसको एक बात समझ में आ गई कि लेंथ हम एक सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, हम दूसरे सिचुएशन में उसको यूज नहीं कर सकते। साइंटिस्ट की कोशिश थी कि हम एक ही यूनिट बना करके सब कुछ एक्सप्रेस कर दे, बट एक लेंथ से सब कुछ एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेंथ के अलावा फिर एक और बनाया, उन्होंने बनाया मास। जैसे कि अगर मुझे पोटैटो खरीदने हैं, आलू खरीदना है, आटा खरीदना है, तो मैं वहां जाके किसके टर्म से बात करता हूँ, मैं मास के टर्म से बात करता हूँ। फिर उसके बाद टाइम, अगर ये पूछा जाएगा कि ये मूवी कितनी देर चलेगी, ठीक है, तो मैंने बोला कि ये मूवी जो है 2.5 घंटे चलेगी, ठीक है। ये क्लास का वीडियो कितनी देर चलेगा, तो मैंने बोला कि आधा घंटा चलेगा, ठीक है। तो वहां पे जब मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना था, तो मैंने क्या यूज किया, टाइम। उसके बाद और भी क्वांटिटी बनाएगी, जैसे करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब होती है चमक, जैसे ट्यूबलाइट की चमक होती है, बल्ब की चमक होती है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसमें कितने पार्टिकल होते हैं। ये मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अलग अलग चीज है। उसके बाद एक बनाई गई टेम्परेचर। तो ये सबके सब बना दिए गए। तो हमको जब जब भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ी, हमको अपने अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी, तब तब हमको इन फिजिकल क्वांटिटी को यूज करना पड़ा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने ऐसे करके फिजिकल क्वांटिटी बनाई। अब ये बात हुई, चलो फिजिकल क्वांटिटी बना दी गई, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसी बात आई कि अगर हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को बना दिया है, तो हमको इसको मेजर कैसे करेंगे। तो जैसे लेंथ के लिए एक यूनिट बनाया गया, इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया,
लेंथ के लिए बना दिया गया मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है। कैसे उन्होंने यूनिट बनाई? तो जैसे कि लेंथ की बारी आई तो एक साइंटिस्ट ने क्या बोला कि वो ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, और वो अपने हाथ को ऐसा स्ट्रेच किया, ठीक है, बोला अब से ये डिस्टेंस कहलाएगा 1 मीटर। ये हमारे कन्वीनियंस के लिए था, हमारा हाथ इतना स्ट्रेच होता है तो बोला कि 1 मीटर है, या किसी ने बोला कि मेरे शर्ट पे कपड़ा इतना लगता है उसको 1 मीटर ले लो। तो जो कॉमन डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं ना, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हमने नाम दे दिया मीटर का। उसके बाद एक हमने बना के रखा है, जैसे कि नेक्स्ट आया मास। तो एक फैमिली थी जो कि केक बनाती है, ठीक है, एक केक बनाया, ये 3 लोग खाते हैं इसमें केक को, या 3 से 4 लोग खाते हैं। बोल दिया इस केक का आपसे कितना मास होगा, 1 केजी। ऐसे शुरुआत देखो, बाद में क्या हुआ था, हम इसका एक नया चैप्टर ही है यूनिट के डेफिनेशंस, बाद में इसको बहुत साइंटिफिक वे से इसको डिफाइन किया गया था, लेकिन शुरुआत में ऐसे ही बनाया गया था इसको, जैसे हमारी कन्वीनियंस था। टाइम के लिए बोला गया कि जैसे सनराइज हुआ, फिर कुछ टाइम बीता, फिर से सनराइज हुआ, बोला कुछ टाइम जो बीता ना यहाँ पे, उस टाइम को डिवाइड कर दिया गया 24 से, बोला ये एक आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर यहाँ पे आया उसको डिवाइड कर दिया गया 60 के साथ, फिर कुछ आंसर आएगा, फिर जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया गया 60 के साथ, बोला कि अब से ये होगा 1 सेकेंड, डिवाइड बाय 24 किया तो उसको 1 आवर बोल दिया, डिवाइड बाय 60 किया उसको 60 मिनट उसको मिनट बोल दिया, और मिनट को जब डिवाइड किया 60 के साथ तो उसको क्या बोल दिया, सेकेंड। मिनट को डिवाइड किया 60 से तो उसको क्या नाम दे दिया गया, सेकेंड। तो ऐसे हमारी सेकेंड की डेफिनेशन बन गई, ठीक है। इस तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई कैंडल थी, इस कैंडल को जलाया गया, ठीक है, और ये कैंडल से लाइट निकलती थी, ठीक है, इससे कुछ चमक होती थी, बोला कि अब से ये जो चमक है ना, इसको हम बोलेंगे 1 कैंडेला। ऐसे किसकी यूनिट बन गई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट बन गई। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, ये यूनिट को बनाया। हालांकि ये यूनिट को बनाना अपने आप में इतना आसान नहीं था, इसके पीछे कारण है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, वो कारण बताने से पहले मैं यूनिट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड मेजर, व्हाट इज यूनिट, क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन यूनिट। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट of any physical quantity is called as unit of that quantity, is called as unit of that quantity। जैसे कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या हो गया, मीटर, तो मीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया लेंथ का। मास का स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या हो गया, किलोग्राम, किलोग्राम क्या हो गया, यूनिट हो गया मास का। जब मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरी लैंग्वेज से क्लियर होना चाहिए कि मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो मैंने कहीं पे लिखा लेंथ ऑफ क्लॉथ इज, द लेंथ ऑफ रॉड इज 5 मीटर, तो मैं यहाँ पे लेंथ क्या हो गया, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे ये मीटर क्या हो गया,
यूनिट हो गया। अगर मैंने बोला मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, तो मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो हमको एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए होती है, हमको अपने अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए होती है। और यूनिट क्या होता है, यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। क्लियर। और ये जितने भी यूनिट्स है ना, ये पूरे वर्ल्ड में यही चलते हैं। ये कोई भी बुक उठा कर पढ़ लो, ठीक है, वहां पे वो लोग स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज करना प्रेफर करते हैं, और ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट की ये यूनिट की हमारी डेफिनेशन है। अब देखो प्रॉब्लम है, अब सवाल ये आया कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, उसके पहले क्या चलता था। इस स्टैंडर्ड यूनिट को बनाया गया था लगभग 1950-60 के आसपास बनाया गया था, ठीक है। कुछ को लेट बनाया गया, कुछ को पहले बनाया गया, लेकिन 50-55 के आसपास ही सब बनाना शुरू हुआ था, कुछ लेट से भी बनी थी। तो क्यों बनाए गए यूनिट को, जरा इसको समझते हैं हम लोग। एक्चुअली देखो हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम एडवांस किया ना, वैसे वैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, कम्युनिकेशन बढ़ा, इंक्रीज। जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि इंडिया और ये ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से एक फ्लाइट आती है, ठीक है, इंडिया की तरफ, ये एक फ्लाइट आती है, उसकी स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर। इंडिया में जैसे वो फ्लाइट एंटर करती है इंडिया के बॉर्डर में, इंडिया की गवर्नमेंट बोलती है पायलट को, ब्रिटेन के पायलट को, कि अपनी स्पीड को कम करो। तो ब्रिटेन का पायलट पूछता है स्पीड कम करके कितनी करे, तो ये बोलता है कि तुम अपनी जो स्पीड है ना, इसको कम करके तुम कर दो, या ऐसा लेते हैं कि इसको उल्टा ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जो आती है ना फ्लाइट, उसकी स्पीड जो है ब्रिटेन वाले ने रख दी है 200 माइल पर आवर, ठीक है। तो इंडिया वाला क्या बोलता है कि अपनी स्पीड को कम करो, तो ब्रिटेन का पायलट बोलता है स्पीड को कितनी कम करे, तो इंडिया वाला बोलता है तुम अपनी स्पीड को कम करके कर दो 300 किलोमीटर पर आवर। बोलता है, ये ब्रिटेन का पायलट बोलता है ये क्या बोल रहा है, 200 है, कम करके 300 कर दो। तो इस ब्रिटेन के पायलट को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ये प्लेन पता नहीं कहीं और उड़ा देगा, ठीक है, कंफ्यूज कर जाएगा, ये तो क्रैश करवा देगा। तो ये चीज, ये कंफ्यूजन आया बिकॉज ये माइल्स पर आवर समझता है, इंडिया वाला किलोमीटर पर आवर समझता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ। मान लो कि अभी तुम गए दुबई, ठीक है, दुबई में जाते हो और तुमको दुबई में पता चलता है कि वहां पे पेट्रोल बड़ा सस्ता है। तुमने दुबई में पूछा कि पेट्रोल का दाम क्या है, तो किसी ने बोला 200 रुपीज बैरल। बोला कि हट, तुम्हारा पेट्रोल बड़ा महंगा है, हमारे इंडिया में जो पेट्रोल है ना, वो तो है ₹72 पर लीटर, इंडिया में सस्ता है। तो बोलता नहीं दुबई में सस्ता ही, बोला नहीं दुबई में तो 200 रुपए। तो कंफ्यूजन क्या है, हमको दुबई का बैरल समझ में नहीं आता है, दुबई वाले का को हमारा लीटर समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही क्या हुआ, कंफ्यूजन होने लग गया, ठीक है। लोग एक दूसरे से जब बात की ना, तो उनको एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए वहां पे जरूरत पड़ी कि हम सब कुछ स्टैंडर्ड कर दे। एक और प्रॉब्लम क्या है देखो जरा सा, मान लो कि पहले एक यूनिट यूज होता था फिट, आज भी यूज करते हैं। तो फिट कैसे बनाया गया, बोला गया कि मान लो कोई राजा है, ठीक है, उसका जो पैर का जो साइज होगा ना, ठीक है, उसको लिया जाएगा आपसे 1 फीट, ठीक है, उसके पैर को साइज, हम पैर के साइज को क्या लिया जाएगा उसके 1 फीट, ठीक है, उसके पैर के साइज को लिया गया 1 फीट, ठीक है। राजा जो था वो खली टाइप का था, लंबा चौड़ा, ठीक है, 7 फीट 2 इंच का। अब क्या हुआ, बोला गया कि 1 फीट का पैर है, ठीक है,
अब एक आदमी जाता है और दुकानदार को बोलता है, बोला क्या पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में, उसके किंगडम में अब से क्या चल रहा था, किंगडम में चला उसके 1 फीट क्या होगा, ये लेंथ का 1 फीट होगा। एक आदमी वहां पे जाता है दुकानदार के पास और बोलता है कि मेरे को 2 फीट कपड़ा दो। तो दुकानदार क्या करेगा, ये 1 फीट था, उसे 2 फीट इतना नाप करके दे दिया डबल। ठीक है, ये आदमी कपड़ा लेके घर गया, शर्ट सिलवाया, मस्त फिटिंग की शर्ट आई, बड़ा खुश था ये आदमी, बहुत अच्छी शर्ट आ गई। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद ये राजा जो था मर जाता है। ठीक है, अब इसका बेटा जो है वो राजा बन जाता है। बेटा जो था 2 साल का था। अब बेटा जब राजा बन जाता है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था कोई और संभालता है। जैसे बेटा राजा बनता है, बेटे का जो पैर का जो साइज होता था वो खाली इतना था। ठीक है, अब बोला गया अब राजा का पैर का साइज क्या होगा, 1 फीट। अब बोला गया 1 फीट इतना है, राजा बदला, 1 फीट का साइज भी बदल गया। अब यही आदमी गया दोबारा दुकानदार के पास, बोला कि मेरे को 2 फीट कपड़ा दो। 2 फीट कपड़ा कितना आएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसने शर्ट सिलवाई टेलर से, शर्ट ने बोला शर्ट छोटी हो गई, जाके दुकानदार से लड़ाई करता है। तो ये जो फिट है, ये प्रॉब्लम क्या आती है कि फिट जो थी, जैसे राजा बदला वैसे इसकी वैल्यू भी बदल गई, टाइम के साथ बदल बदल गया फिट का साइज। तो ऐसी जरूरत पड़ी कि हम कोई ऐसा यूनिट चूज करें जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा हो और जो टाइम के साथ नहीं बदले। हाँ, 10 साल बाद भी वही रहे, 100 साल बाद भी वही रहे, 1000 साल बाद भी वही रहे। इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें स्टैंडर्ड यूनिट बनाने की जरूरत पड़ी। और स्टैंडर्ड यूनिट की खास बात क्या होती है कि स्टैंडर्ड यूनिट की खास बात क्या क्या होती है, रिमेन्स सेम थ्रू आउट द टाइम। पूरे समय ये सेम रहे, ठीक है, एंड इट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको हम एक्सेप्ट कर ले, हर एक आदमी इसको एक्सेप्ट कर, ठीक है। यही चीजों को लेकर के क्या हुआ था, यूनिट को बनाया गया। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी, देखो जब यूनिट तो बड़ा सिंपल सिंपल हम पढ़ लेते, मीटर किलोग्राम सेकेंड ऐसे की याद कर लेते, लेकिन जब इनको बनाया गया था ना तो इसमें दिक्कत आई थी। बिकॉज अलग अलग साइंटिस्ट जो आए थे अलग अलग कंट्री से, और वो बोलते थे हम तुम्हारा यूनिट क्यों एक्सेप्ट करें, ईगो प्रॉब्लम आई। फिर भी लेकिन बाद में क्या हुआ, जरूरत थी तो सब लोग मिल बांट करके बात किए और सब लोगों ने एक यूनिट को डिसाइड कर लिया। ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटी भी हमने देख ली क्या थी। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास, टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटी बिल्कुल बेसिक होती है, उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग की फिर से मीटिंग हुई। ठीक है, सब साइंटिस्ट लोग आए और बोले कि कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी मिला किसी को। तो एक साइंटिस्ट क्या बोलता है कि हाँ मुझे क्वांटिटी और मिली। तो बोला क्या मिली, तो बोला कि देखो ये हमारे पास एक प्लेट है और ये बड़ी प्लेट है, इसको पेंट करो, इसको पेंट करेंगे, पेंट कम चाहिए, इसको पेंट करेंगे, पेंट ज्यादा चाहिए। तो बोला कुछ फर्क आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक का, बोला हाँ, इसको नाम दे दो एरिया का। बोला बहुत बढ़िया। फिर बोला कि दूसरे साइंटिस्ट ने हाथ उठाया, बोला कि देखो किसी को नाम पहले पता नहीं था, हम उनकी भाषा में बात करें कि वो लोगों ने कैसे बात की होगी। बोला देखो ग्लास है यहाँ पे, और देखो वहां पे कोने में पड़ी हुई है बाल्टी, इसमें पानी भरा, इसमें पानी ज्यादा भरा। बोला कोई कैरेक्टरिस्टिक फर्क आ रहा है, बोला हाँ। बोला इसको नाम दे दो वॉल्यूम। फिर बोला कि देखो ये कार है ए, ये कार है बी, खिड़की से झांक के देखते हैं, दोनों कार जा रही थी, देखा कार ए आगे बढ़ जाती है, बी पीछे रह जाती है। बोला कोई कैरेक्टरिस्टिक का फर्क दिख रहा है, बोला हाँ, इसको नाम दे दो स्पीड। उन लोगों ने बात बात में ही कितनी 7 पहले थी, उन लोगों ने बात बात में 100 से ऊपर बना दी। बोला यार ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई है, परेशानी वाली बात हो गई है। इतनी सारी क्वांटिटी अगर हम रखेंगे फंडामेंटल में
तो बच्चों के लिए फिजिक्स बहुत टफ हो जाएगा, बच्चों का फिजिक्स पढ़ेंगे ही नहीं, कोई साइंस लेगा ही नहीं, सब कॉमर्स ले लेंगे। तो इसलिए हमको कुछ आसान काम करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद एक नई क्वांटिटी बनाई, दे कॉल्ड इट एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, अब से ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या बन गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। बोला देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। बोला हाँ, तो एरिया किस में एक्सप्रेस हो सकता है, लेंथ में। ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही होता है, तो हम वो भी आ जाएगा, ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ हो गया। मतलब एरिया किससे बनी हुई है, लेंथ से बनी हुई है। बोला वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ एक तरह का लेंथ ही होता है, ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही होता है, बिकॉज ब्रेथ भी तो हम स्केल से नापते हैं। हाइट भी एक तरह का लेंथ होता है, तो हम स्केल से नापते हैं। तो ये वॉल्यूम को हमने किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम लेंथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एरिया वॉल्यूम को हम ये हो गए डिराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज दिस क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम फंडामेंटल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे स्पीड, स्पीड हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया, एक तरह का लेंथ हो गया, टाइम तो टाइम ही होता है। तो हमने क्या किया, इस स्पीड को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, लेंथ एंड टाइम। तो स्पीड क्या बन गया, डिराइव क्वांटिटी बन गया। क्लियर। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in terms of fundamental quantities। ठीक है, आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसको नोट कर जाना है, ये डेफिनेशन है। अब बोला गया कि ऐसे करके उन्होंने क्वांटिटीज बनाई, ठीक है, और एरिया बना, वॉल्यूम बना, ठीक है, उसके बाद फिर स्पीड बनी, और भी बहुत सारी बनी जो हम डिस्कस करेंगे अभी। साइंटिस्ट से पूछा गया, अच्छा इतनी सारी डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई, क्या कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी मिली, जो 7 जो पहले मिली थी। बोला कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी मिली। तो एक साइंटिस्ट बोलता है हाँ मिली। तो उसने बोला कि देखो एक चीज, ये उसने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी उसने। अब बोला कि देखो ये ऐसे घुमाते, ये ऐसे रखा, यहाँ पे बीच दोनों लाइन के बीच पे कुछ गैप दिख रहा है, ये ऐसे करे गैप बढ़ रहा है ना, ये ऐसे करे गैप बढ़ रहा है। बोला कोई क्वांटिटी बन, कोई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है अंदर में, ये स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा था ऐसा। बोला हाँ। बोला इसको क्या नाम दे। बोला इसको नाम दे दो एंगल का। बोला बहुत बढ़िया, हमको एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी मिल गई। तो बोला और कोई चीज। तो बोला कि देखो एक साइंटिस्ट था वहां पे, ठीक है, मस्त बैठ के वो खा रहा था मूंगफली, ठीक है, तो मूंगफली खा रहा था, तो उसके पास ऐसा करके कौन था। तो वो बोलता है देखो मेरे कोन में ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। बोला हाँ। बोला देखो ये जो स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, इसको ऐसा स्ट्रक्चर, बोला कि देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है, उसने अपने हाथ को ऐसा किया और ऐसा कर दिया, फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा कर दिया। बोला अंदर से जो स्ट्रक्चर बनते हुए दिखता है ना,
बोला देखो ये कहाँ बन रही है, ये बन रहा है हमारा 3D में। तो बोला गया कि ये स्ट्रक्चर जो बन रहा था ना, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दे दिया क्या, सॉलिड एंगल का। तो उनके पास क्या हुआ, दो क्वांटिटी और बन गई, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। वन इज एंगल एंड द अदर इज सॉलिड एंगल। तो बहुत बढ़िया, दो एंगल मिल गए। बोला कि अच्छा, अब बोला गया कि ये जो सॉलिड, जो ये जो एंगल जो था ना, इसको नाम दिया गया प्लेन एंगल का, जो कि हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, प्लेन एंगल तो कब से पढ़ते आ रहे हैं। और ये सॉलिड एंगल जो था नया था। प्लेन एंगल को दिखाने के लिए हम आर्क यूज करते हैं, और सॉलिड एंगल को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सर्कल यूज करते हैं। हालांकि ये हमको फिजिक्स में इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्लेन एंगल का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, वो होता है रेडियन। याद रखना, हम जो पढ़े थे क्लास 10th में वो पढ़ते थे डिग्री में, ठीक है। अभी हम नया पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेडियन। और मैं एक बात बता देता हूं कि वन, जैसे कि मान लो कोई सर्कल है, तो इसका एंगल पूरे सर्कल का होता है 2 पाई रेडियन होता है। और अगर हम डिग्री में बात करें तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। दोनों तो सेम चीज है ना, इक्वल दिखा दो, तो हम क्या बोल सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाय पाई। ठीक है, पाई 3.14 होता है। हालांकि हमको ये डिटेल में पढ़ना है जाके बेसिक मैथ्स में। अगर ये अभी समझ में नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें अभी बस इतना याद रखना है कि प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होता है, उसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। और सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है ना, दैट इज स्टीरेडियन, STE रेडियन। ठीक है, इसको मैं साफ से लिख देता हूँ। प्लेन एंगल का होता है, हो जाता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का हो जाता है स्टीरेडियन। इसको हम ऐसे दिखाते हैं और सॉलिड एंगल को हम ऐसे दिखाते हैं। सॉलिड एंगल कौन बनाता है, सॉलिड बनाता है। ये सॉलिड है, ठीक है, ये फॉर्म करता है सॉलिड एंगल। जैसे कोन होता है वो सॉलिड एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे, तो ये जो क्वांटिटी थी ना, ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये जो दो क्वांटिटी थी, इसको लिखा गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, एक आ जाता है एंगल, और एक आ जाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं प्लेन एंगल, और सेकेंड आ जाता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टीरेडियन होता है। इसको हमने यहाँ पे, क्यों हमने यहाँ पे ये वर्ड सप्लीमेंट्री ऐड किया है, बिकॉज देखो पहले 7 बन चुकी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, लगभग 5 साल बाद इस दो को फिर से बनाया गया था, इसलिए इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। एग्जाम होता है, ठीक है, तो टीचर्स हम क्या मांगते हैं, मेन शीट मांगते हैं। जैसे हमारी शीट खत्म हो जाती है हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। तो एक्स्ट्रा लेते हैं ना, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी हम क्या बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल का और सॉलिड एंगल का are called as supplementary fundamental quantity. Clear? तो अब आगे हम एक चीज पढ़ते हैं, उस टॉपिक, ये टॉपिक अभी तक की जो हम पढ़ रहे थे ना, वो क्लास 10th का रिवीजन था, एक तरह से 9th-10th का रिवीजन था। अब हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है डायमेंशन। ये हमारे क्लास 11th का मेन टॉपिक है। पहली बात, डायमेंशन किसका होता है, तो डायमेंशन इज ऑफ, डायमेंशन is of fun is of derived quantity.
डायमेंशन किसका होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी का। कैसे होता है जरा उसको देखते हैं हम लोग। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इसमें। अब जैसे देखो कि हमारे सामने ऐसा बोला गया कि डिराइव्ड क्वांटिटी लिखी गई और उसके बाद लिखा गया उसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो भी होगा उसका, या उसका एक्चुअल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, उसका एक्चुअल फॉर्मूला। और लिखा गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो ये कैसे इसको लिखेगा। डिराइव्ड क्वांटिटी में सबसे पहला आता है एरिया। एरिया का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ का हमने क्या किया है, डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए हमने सिंबल बना के रखे। ठीक है, सिंबल कैसे बना के रखे इसको लिखने के लिए, जैसे कि मैं बता देता हूं कि हमारे पास एक सिंबल है, जैसे लेट से मास के लिए हमारा सिंबल हमने बना के रखा है एम। लेंथ के लिए हमने सिंबल बना के रखा है एल। टाइम के लिए हमने सिंबल बना के रखा है टी। टेम्परेचर के लिए हमने सिंबल बना के रखा है थीटा और के। उसके बाद हमने सिंबल बना के रखा है इसके लिए, करंट के लिए आई और के। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी चमक होती है, उसके लिए हम लोगों ने कोई सिंबल नहीं बनाया क्योंकि वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए तो उसके लिए हमने क्या किया, कोई सिंबल बना के ही रखा है। ये सारे के सारे सिंबल हम यूज करते हैं। क्लियर? मास का एम, लेंथ का एल। ठीक है, अच्छा ये सिंबल हमने बना के रख दिए। ठीक है, ये सिंबल को हम यूज करते हैं। ये इसमें शॉर्टकट पड़ जाता है ना, इसलिए कैसे हम लोग कॉपर का सिंबल सी यूज करते हैं, आयरन का सिंबल एफ यूज करते हैं। तो हम लोगों ने वहां पे सिंबल बना करके रखा है, तो इसलिए हम उसको वहां पे यूज करते हैं, इजी पड़ता है हमारे लिए। अब जैसे कि अगर मान लो ऐसा बोला जाए कि एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का सिंबल एल हो जाएगा, ब्रेथ एक तरह की लेंथ होती है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, एल का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ का एल, लेंथ का एल हुआ, ब्रेथ का भी क्या लेते हैं हम लोग सिंबल, एल ही लेते हैं, बिकॉज ब्रेथ भी क्या होती है, एक तरह की लेंथ होती है, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये जो बना ना, ये बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एरिया। ये बन गया एक्चुअल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले को अगर हमको डायमेंशनल फॉर्मूले को अगर अलग दिखाना है, अगर एक्चुअल फॉर्मूले से, तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। क्लियर? तो डायमेंशनल फॉर्मूले को एक्चुअल फॉर्मूले से अलग से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब जैसे कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये नोट कर जाने का। ठीक है,
अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा हमने बना के रखा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का एल होता है, ब्रेथ का एल होता है, हाइट का एल होता है। तो एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन गया एल क्यूब और वॉल्यूम। थर्ड, स्पीड। स्पीड हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का सिंबल क्या होगा, एल होगा। टाइम का टी हो जाएगा, एल अपॉन टी। टी को ऊपर भेज देते हैं तो एल टी माइनस वन हो जाएगा। एक्चुअली इसको डायमेंशन फॉर्मूले को प्रॉपरली लिखने के लिए नीचे अगर कोई भी चीज अगर आती है तो उसको हम ऊपर भेज देते हैं ताकि वहां पे हम उसको माइनस साइन से दिखा सकें। ठीक है, तो ये एक लाइन पे रहता है, पढ़ना इजी रहता है इसलिए। तो ये हमारे क्या बन गए, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गए। उसके बाद जैसे कि फोर्थ देखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाता है वेलोसिटी बाय टाइम या स्पीड अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। एक बात क्लियर। अब देखो तो स्पीड का क्या है, एल टी माइनस वन है, अपॉन टाइम है तो टी से डिवाइड किया हमने। तो जैसे डिवाइड करेंगे ये टी ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल, और टी का वन ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, ये टी माइनस टू हो जाएगा ना ये। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एल टी माइनस। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये खाली समझाने के लिए था। मेन नोटबुक में हमको एल टी माइनस वन और एल टी माइनस टू नोट करना। अभी सुनना ध्यान से, ऐसे करके हमको बहुत सारे डायमेंशंस पढ़ने हैं। ठीक है, लगभग हमको 35 से 40 पढ़ने होंगे। लेकिन उनको पढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आगे हम फोर्थ पे एक बार हॉल्ट करते हैं, एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर 5 से कंटिन्यू करेंगे। वो डेफिनेशन है डायमेंशन की। हमने जो सीखा डायमेंशन किसका था, डिराइव्ड क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन की डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे। ये जो पावर दिख रहा है ना, ये डायमेंशन कहलाता है। पूछा जाएगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, मैंने बोला 2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वॉल्यूम, मैंने बोला 3। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड, पावर क्या आ रहा है, कुछ नहीं तो 1 है, मैंने बोला 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड, मैंने बोला -1, -1 दिख रहा है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन एक्सेलरेशन, मैंने बोला -2। ये जो पावर जो दिखती है ना हमको, इस पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो मैं डायमेंशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी is the power to which the fundamental quantity must be raised। ठीक है, in order to obtain the derived quantity। जो भी पावर हम, जो भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर लिखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी को लाने के लिए, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन की डेफिनेशन जो है एज इट इज इसको याद कर जानी है। ठीक है, और अगर ये डेफिनेशन एग्जाम में वैसे पूछी नहीं जाती है, तुमको ये इसका मीनिंग आना चाहिए। ये पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। क्लियर, ओके, तो ये मीनिंग याद कर जाना। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। अब फिफ्थ में, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स।
फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या हो गया m, एक्सेलरेशन का क्या हो गया lt माइनस टू। lt माइनस व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। तो मैंने बोला वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। फोर्स का क्या हो गया, फोर्स का तो ये है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है एल होता है। तो इसको मैंने एल से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अगर मैंने इसको एल से मल्टीप्लाई किया तो एल टी माइनस टू इंटू एल करेंगे। ये एल का पावर वन, यहाँ पावर वन, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, एम, इसको एल से किया तो एल का पावर टू हो जाएगा ना, एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमारा बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वर्क। क्लियर। ये पता है लिंक होते एक के बाद एक कंटिन्यू चलते चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ इसमें कि ध्यान रखना है कि कोई भी मान लो अगर ऐसी क्वांटिटी है, जैसे कि इंफॉर्मेशन के लिए कि चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, क्लियर, कुछ भी लिखा हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, इन सब को नापने के लिए हमें स्केल चाहिए होता है। ये सब लेंथ है एक तरह, ऑल डीज आर लेंथ। कोई भी इसमें से आ जाएगा उसका सिंबल एल ही होगा। ठीक है, इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन सब का सिंबल क्या होगा, एल ही होगा। क्लियर, याद रखना इस चीज को। तो ये हमें वर्क का मिल गया। उसके बाद देखो आगे ये नोट कर जाना है। और इसमें से एग्जाम में जो है ना क्वेश्चंस पक्का रहता ही रहता है इस चैप्टर से, यूनिट्स एंड डायमेंशन से। अगर कुछ पूछा जाता है कि बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, वर्क का क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। अभी देख लो एक हम पढ़ते हैं, हमारा हो गया था ये 5 तक की हुआ था ना। हाँ, अब हम देखते हैं आगे। लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, छठा होगा। सिक्स्थ हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है मास बाय वॉल्यूम। क्लियर। मास का क्या हो जाता है, मास का तो एम होता है। वॉल्यूम का क्या हो जाता है, वॉल्यूम का हो जाता है एल क्यूब। तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक होता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रेशर का हो जाता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का तो अभी हमने देखा था एम एल टी माइनस 2 था। एरिया का होता है एल स्क्वायर, अभी देखा हमने। हमने क्या बोला था, नीचे कुछ नहीं रखते, ऊपर भेज देते, ऊपर भेज दिया, ये 1 था, ये 2 गया, -1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा प्रेशर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर देखो कि डेंसिटी का क्या आ रहा है, मास ml माइनस 3। ठीक है, तो ये m, ये डायमेंशंस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके अपने यूज हम देखेंगे आगे जा करके। लेकिन अगर मैं अभी बताऊं ना थोड़ा सा ब्रीफ देने के लिए, तो देखो मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेंथ अगर बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी। दैट मीन्स अगर मान लो हमारे पास 2 बॉक्स है, हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि 2 बॉक्स है, दोनों का साइज अगर सेम है, दोनों में हमने मास यहाँ पे हमने रखा कम, यहाँ ज्यादा रख दिया मास,
दोनों के लिए लेंथ सेम है, भले लग नहीं रहा हो। तो जिसमें मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। समझना इस चीज को। अगर मैं लेंथ की बात करूं, मान लो कि मैंने एक बॉडी ऐसी है, इसमें मास m है, मैंने क्या किया, मास को वही रखा, इसमें मान लो मैंने रखा था चीनी रखी मैंने, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसी बॉक्स का साइज जो मैंने बड़ा कर दिया, ये लेंथ को मैंने कर दिया डबल। मास क्या वही है, जो m यहाँ पे जितनी चीनी थी उतनी चीनी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चूंकि लेंथ डबल हो गई है तो डेंसिटी यहाँ पे क्या होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि माइनस पावर आ रहा है ना। लेंथ को डबल कर दिया, डेंसिटी कम हो जाएगी बिकॉज नेगेटिव पावर आ रहा है। तो हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है डायमेंशन से कि किसी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, जैसे मास को बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ी की घटी, लेंथ को बढ़ाया तो डेंसिटी घटी की बढ़ी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिल जाती है, डायमेंशनल फॉर्मूले से मिल जाती है। और इस ये तो खाली ऐसे यूज है, लेकिन इसके मेन यूज जो है ना, जो हमको 3 यूज पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे कि और मैं देख लेता हूँ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, खाली मेन काम का अपना ऊपर वाला है, ठीक है, ये हमारा मेन काम का, ठीक है, वो तो रफ में बना के लिख देंगे। और डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, दे आर ऑलवेज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, याद रखना इस चीज को। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है mgh, m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट। तो मास का क्या लिखेंगे हम, m, g होता है ग्रेविटी, lt माइनस 2, और ये हाइट का क्या लेते हैं, l लेते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो m l स्क्वायर t माइनस 2, ये हमारा बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अगर पूछ ले काइनेटिक एनर्जी का, इसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ m v स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, मास का हो जाता है m, वेलोसिटी का हमने अभी जस्ट सीखा था ना lt माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या बचेगा, m l स्क्वायर t माइनस 2। अब एक जादू देखो, चाहे कोई भी हो, एनर्जी हो, वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है, कहते हैं ना एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क और एनर्जी जो होती है वो इक्विवेलेंट चीजें होती है। और कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, हीट, मैग्नेटिक, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई भी एनर्जी वर्ड कहीं पे लग रहा है तो उसका डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2 फिक्स है। याद रखना, मैंने यहाँ पे 2 इसलिए करके दिखाया ताकि ये चीज आइडिया लगे कि नहीं हाँ भाई सर सही बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कोई भी एनर्जी पकड़ लो, सारी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है, एंड दैट डायमेंशन फॉर्मूला इज ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। ये चीज हमेशा नोट कर जाना, बुक्स पे पता है 5 जगह लिखा होगा, कहीं लिखा होगा हीट एनर्जी, कहीं लिखा होगा मैग्नेटिक एनर्जी, कहीं लिखा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहीं लिखा होगा न्यूक्लियर एनर्जी, सबके अलग अलग फॉर्मूले लिखे गए होंगे, लेकिन हमको ये अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। हम सबको क्या करेंगे, हम सबको एक ही से याद कर जाएंगे, दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। तो मैं अभी की क्लास यही पे एंड करता हूँ, ये 9 है, ठीक है, 35 पढ़ने हमको, इसकी और यूजेज है क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बाय एंड टेक केयर।